नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं। एक बात पूछनी है, एसएससी जीडी का फॉर्म भर के तसल्ली से बैठना है कि मेहनत से पेपर दे के पढ़ के नौकरी भी लेनी है। अगर आपको जीडी में सिलेक्शन लेना है भाई 2026 में, तो खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खासकर गणित के सवालों की। ठीक है बच्चों, और हम अपने चैनल पर एसएससी जीडी 2026 के लिए डेडिकेटेड 20-20 सवालों के, जैसा आपका पेपर आएगा वैसे एग्जाम पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, और ये एसएससी के लेटेस्ट सवाल जो मैं आज करवाने वाला हूं और उनके बेहतरीन सॉल्यूशन कहीं और उपलब्ध नहीं है ब्रह्मांड में। क्योंकि अभी एसएससी ने एक पेपर कराया था सीएचएसएल का, 12th लेवल का, उसमें जो सवाल आए थे वही मैं आज के इस टेस्ट में करवाने वाला हूं। सारे के सारे बढ़िया वही सवाल करवाऊंगा जो एसएससी जीडी के लेवल के हिसाब से फिट बैठते हैं और आपके पेपर में रिपीट होकर दोबारा आ सकते हैं। ओके मेरे भाई, जीडी के जो पुराने सवाल उपलब्ध हैं वो पेपर करवाए थे टीसीएस ने। अब पेपर टीसीएस नहीं करवाएगी, एक जो है नया वेंडर है वो आपका पेपर करवाएगा। तो मैं उस नए वेंडर के हिसाब से एसएससी ने जो अलग पेपर कराए हैं अभी, जो लेटेस्ट जैसे सीजीएल हुआ है, सीएचएसएल हुआ है ना, सिलेक्शन फेज, उसके सवाल करने चाहिए। ठीक भाई, तो अभी तक सीएचएसएल ने किसी ने सॉल्व नहीं कराया, तो मैं आपको सीएचएसएल के बेस्ट 20 सवाल करवा रहा हूं। और ये बहुत मतलब मॉडरेट लेवल के सवाल है और जीडी में यही लेवल रहेगा। और ये सवाल ऐसे जो कई कई बार पेपर में रिपीट होके आए हैं। एक सवाल एक बार नहीं है, यूनिक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था सेम क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने इससे पहले के एग्जाम पेपर नहीं देखे तो सिलेक्शन में पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। यहां पे मैं ये जीडी के जो है ये एग्जाम पेपर सॉल्व करवाने लग रहा हूं, देखो प्यारे दोस्त। ठीक है, फिर आप घबराहट हो जाएगी कि जब एग्जाम की डेट एग्जैक्ट आ जाएगी कि अब जल्दी जल्दी पढ़े, क्या पढ़े। अभी से पढ़ के प्रैक्टिस करके तैयार रहोगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। चलो शुरू करते हैं, कॉपी पेन लेके बैठो पहले सवाल से। सवाल नंबर 1 ई देखो, एक टीवी सेट का क्रय मूल्य 14,000 रुपए है और इसका अंकित मूल्य 16,000 रुपए है। अगर दुकानदार इसे 8% के लाभ पर बेचता है तो उसके द्वारा दी जाने वाली छूट की प्रतिशत दर क्या है। छूट प्रतिशत पूछा है, छूट यानी कि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है मेरे भाई, 16,000 रुपए। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है बच्चों, सेलिंग प्राइस। भाई टीवी सेट का क्रय मूल्य 14,000 रुपए, आपने इस पे कुछ डिस्काउंट दिया, बेचा, आपको 8% लाभ हुआ। 14,000 रुपए के लागत मूल्य के टीवी पे आपको लाभ कितना हुआ बच्चों, 8% का। तो टीवी बिका कितने में, 108% में, लागत मूल्य के 108% में बिका। ठीक है भाई, तो यानी कि आपने डिस्काउंट कितना दिया, ले लो रेशियो, ये तो हो गया। परसेंटेज से यहां पर 2 जीरो कट ही जाएगा, 1 जीरो मेरे भाई ये भी कट गया। उसके बाद ये 4 से कट गया ना, 400, और 4 से 108 कितना, 27 बार। ठीक है, 2 से और कट जाएगा, ये 2 से और कट गया, 400 कितना, 200 बार, और ये 2 से 14 है 7, और 7 गुणा 27 कितना आ जाएगा, ये 189। अल्टीमेटली हुआ क्या, 200 के एमआरपी का सामान 189 में बेचा, तो 11 का डिस्काउंट दिया, कितने पर भाई साहब, 200 पर। तो परसेंटेज में गुणा 100%, तो कितना आ जाएगा प्यारे भाई, 5.5%। तो 5.5% यहां पर डिस्काउंट दिया गया है, डी ऑप्शन। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको क्या लेना है, रेशियो। ये मैं सिखाना चाहता हूं आपको, आ जाओ। 500 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं ऋणात्मक या नेगेटिव हो सकती हैं। यही है, अगर 500 रियल नंबर हैं उनका एवरेज 0 आ रहा है, यानी 500 संख्याओं का योग भी 0 आएगा, है ना। अगर योग 0 है, पूछा कितनी संख्या नेगेटिव हो सकती हैं। अगर सारी 500 की 500 नेगेटिव ले ली तो योग भी नेगेटिव आ जाएगा। योग क्या आना चाहिए, 0। तो भाई 500 से कम में 499 संख्याएं क्या ले लेता हूं, नेगेटिव। मैंने 499 नंबर ले लिए नेगेटिव, और जो लास्ट 500 भी संख्या होगी उसको मैं ले लेता हूं इतना पॉजिटिव कि ये काट कूट के क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मैक्सिमम कितनी संख्या नेगेटिव ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत, बड़ा सरल सा सवाल है। एक बर्तन में कितना दूध है जी, 40 लीटर। यहां में 4 लीटर दूध निकालें, बाकी जगह 4 लीटर पानी मिला दे में है। इस प्रोसेस को एक बार और दोहराया जाता है, एक बार पहले कर लिया, एक बार और दोहराया, टोटल प्रोसेस हो गया 2 बार।
अब अंतिम मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा? तो हमारे पास स्टार्टिंग में तो प्योर था 40 लीटर दूध। 40 लीटर दूध में से हमने 4 लीटर निकाले, यानी कि कितना? 10%, 1/10 निकाल लिया। अगर 1/10 निकाले तो दूध बचेगा कितना? 9/10। 1 में से 1/10 घटाएंगे तो कितना बचेगा दूध? 9/10। 2 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में कितना दूध बचेगा? इसका स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 2 बार प्रोसेस के बाद अगर बर्तन में टोटल मिक्सचर की मात्रा 100 है, टोटल मिक्सचर 100 है, तो उसमें बचे हुए दूध की जो मात्रा होगी मेरे प्यारे भाई, वो कितना होगा? 81 होगा। आपसे क्या पूछा है? दूध पानी का अनुपात। तो दूध तो है 81, पानी कितना आ जाएगा बताओ? अगर टोटल मिक्सचर 100 है जिसमें से 81 दूध है, तो 100 में से 81 घटेंगे, बाकी का 19 क्या है? तो मिल्क वाटर का रेशियो। ठीक है, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्त। चलो 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 चलो। 6400 रुपए की एक राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 8 साल में 8100 रुपए हो जाती है। 6400 रुपए किसी ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर 8 साल में कितने हो जाते हैं भाई? 8100 रुपए। बोला है 2240 रुपए की राशि को समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो 4 साल के बाद राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि 2240 रुपए सेम कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 4 साल बाद कितना अमाउंट हो जाएंगे, ये सवाल है। बोलो बच्चे क्या करेंगे? ब्याज की दर निकालने लगेंगे, और वो मूर्खपना वाला काम है। 6400 रुपए बताना मेरे भाई, 6400 रुपए 8 साल में कितने हो जाते हैं? 8100 रुपए। यानी कि आपका पैसा इतने गुना हो गया। ये चमत्कार कितने साल में हुआ? 8 साल में। तो 8 साल का आधा, यानी कि 8 साल का आधा है 4 साल। 4 साल में फिर आपका पैसा कितने गुना होगा? इसका अंडर रूट। क्लियर है बच्चों? तो यहां 2 जीरो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 9 यानी कि मैं कह सकता हूं कि हर 4, अगर ब्याज की दर सेम है तो हर 4 साल में आपका पैसा कितने गुना होगा? 9/8 गुना होगा। आपने कितना इन्वेस्ट किया? 2240 रुपए। तो 2240 रुपए 4 साल में कितना हो जाएगा अमाउंट? बताओ सचिन। 9/8 गुना हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा जी? 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64, 280 गुणा 9, 1800 और 720, 2520। ये आंसर आ गया। 9 का मल्टीपल भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो कोई दम थोड़ना सवालों में, सवाल तो बहुत आसान, और ये सवाल ना जाने कितनी बार आया है। 5वां सवाल देखिए। ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वॉज एस्टिमेटेड टू बी कंप्लीटेड इन 180 दिन। एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 180 दिनों में कंप्लीट करना है। ड्यू टू रेन ओनली 60% ऑफ द डेज वर प्रोडक्टिव। बारिश हुई, बारिश की वजह से बढ़िया तरीके से 60% दिन ही काम हो पाया, बाकी के 40% दिन काम नहीं चला। ठीक। इफ द वर्क डन ईच प्रोडक्टिव डे इज कांस्टेंट। अगर हर दिन कांस्टेंट ही काम किया जाता है, ठीक है भैया, बाय व्हाट परसेंट मस्ट डेली आउटपुट बी इंक्रीज्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो आपसे पूछा है कि डेली आउटपुट कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए, डेली का प्रोडक्शन कितना परसेंट बढ़ाया जाना चाहिए कि काम टाइम पर पूरा हो जाए। समझ में आ रहा है? बढ़िया सवाल। नई लैंग्वेज, एसएससी ने पहली बार ऐसी लैंग्वेज का सवाल दिया है। देखो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसकी उतनी जरूरत है जितनी उसको आपकी है। हमें बस ये देखना है बारिश के कारण केवल 60% दिन ही प्रोडक्टिव तरीके से काम हो पाए। 60% यानी कि 3/5। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टोटल हमें एस्टिमेट था 5 दिन काम करना है, लेकिन 5 दिन में से काम 3 दिन ही हो पाया है। बोलो यही है? तो सवाल में बोल रहा है समय पर पूरा करने के लिए दैनिक उत्पादन यानी कि डेली का प्रोडक्शन, डेली प्रोडक्शन कितना परसेंट बढ़ाना होगा। देखिए काम ना हमारी उम्मीद से कम दिन चला है, लेकिन हम तब भी चाहते हैं कि काम जो टाइम पे खत्म हो, तो मैं हर दिन ज्यादा काम करना पड़ेगा ना। तो किस रेशियो में चेंज होगा? ये उल्टे रेशियो में। अगर दिन 5 के बजाय 3 दिन काम हुआ है, तो मैं डेली का प्रोडक्शन 3 से बढ़ा के कितना करना पड़ेगा? 5। अरे तभी तो 5 तिया 15, 3 पंजे 15 काम सेम होगा। समझ में है ना? यानी कि हमें डेली का प्रोडक्शन 3 से बढ़ा के 5 करना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 2 बटा, और 2/3 क्या होता है?
66.66%। आंसर क्या हुआ, है ना? बढ़िया सवाल। आगे चलते हैं। तो सिंपल है, ठीक है जी, लेकिन अलग है। तो जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि सर हमने तो बेसिक भी ना पढ़ा, हमें कुछ ना आवे, ठीक है भाई, पेन उठाने के अलावा कुछ जाने ना है। तो ऐसे बच्चे अभी भी समय है, एसएससी जीडी 2026 का जो हम टारगेट बैच पढ़ा रहे हैं सिलेक्शन में एप्लीकेशन पर, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम यूट्यूब पे प्रैक्टिस करा रहे हैं मिक्स्ड, वहां बेसिक भी करवाएंगे और प्रैक्टिस भी कराएंगे, चैप्टर वाइज टाइप वाइज, ठीक है बच्चों। और कंप्लीट चारों सब्जेक्ट 499 की फीस में। छठा जी, एक सेल में एक दुकानदार 2 से ज्यादा कपड़े खरीदने पर 15% की छूट देता है। 2 से ज्यादा कपड़े खरीदोगे 15% छूट, 2 पजामा से 3 पजामा लो 15% छूट। प्रिया 2040 रुपये में 4 कमीजें खरीदती है। प्रिया ने 4 कमीज खरीदी। अगर दुकानदार को फिर भी 20% का मुनाफा, 20% लाभ होता है, तो बताइए कि अगर दुकानदार ने कपड़े पूरी कीमत पर बेचे होते तो कितना मुनाफा होता। पहले तो सवाल समझो, अगर दुकानदार ने कपड़े पूरी कीमत पर बेचे होते, यानी कि डिस्काउंट नहीं दिया होता, यानी कि दुकानदार कपड़ों को मार्क प्राइस पर ही बेचता। इस पे बेचता बच्चों, मार्क प्राइस पर ही बेचता है कि नहीं, तो कितना लाभ होता है, ये सवाल है। तो आप बताओ, 15% डिस्काउंट दे रहा है दुकानदार, फिर भी 20% प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहां डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज दिया, तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से आ जाएगा सचिन। 100 - d अपॉन 100 + p फॉर्मूला होता है 100 - 15 अपॉन 100 + p, 100 + 20, इससे कट गया 5 से कट गया 17 बार, और ये 24 बार। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर दुकानदार ने कपड़े पूरी कीमत पर बिना डिस्काउंट के बेचे होते तो कपड़े अंकित मूल्य पर बिकते, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 17, 17 का सामान कितने में बिकता, अंकित मूल्य 24 है, 17 का सामान 24 में बिकता, तो कितना प्रॉफिट होता फिर 7 यूनिट का, ठीक है ना। और ये प्रॉफिट ही पूछा रुपए में, तो आंसर तो 7 का मल्टीपल आएगा ना। एक ही ऑप्शन है, ही सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें? करने की जरूरत नहीं, आगे सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। यहां बोला है दुकानदार ने 2 से ज्यादा कपड़े खरीदने पर 15% छूट दी। प्रिया 2040 में 4 कमीज खरीदती है, यानी कि दुकानदार ने प्रिया को 2040 की कमीज बेची है, और दुकानदार को प्रॉफिट कितना हुआ है 20% का। तो क्या आप यहां से लागत मूल्य नहीं निकाल सकते? दुकानदार ने 2040 रुपए की प्रिया को 4 कमीजें बेची, और दुकानदार को 20% लाभ हुआ, है कि नहीं। 100% पे 20% लाभ हुआ, तो कितने परसेंट की वैल्यू बच्चों, 120% की। 1% की वैल्यू आ जाएगी 120 से भाग कर दो, 100% की वैल्यू आएगी 100 से, कट जाएगा। तो कितना, 12 कम 12 और 12 7 84, 1700 रुपए। तो यहां से दुकानदार का लागत मूल्य आ गया 1700 रुपए, ठीक है। सीपी अगर 1700 रुपए है, आप बताओ 17 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 17 की वैल्यू 1700 रुपए, 100 गुना, तो 7 की वैल्यू भी तो 100 गुना आ जाएगी, है कि नहीं। 700 रुपए इसका आंसर हो गया, पर पूरा करने की जरूरत नहीं है। एक टैंक आयताकार घनाभ के आकार का है, जिसकी माप 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर गुणा 1.2 मीटर। यह टैंक कितने लीटर पानी रख सकता है, ज्ञात कीजिए। घनाभ के आकार का टैंक है, ये क्या दे रखे, 2 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा, 1.2 मीटर ऊंचा। तो इस घनाभ का आयतन क्या आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इनकी गुणा 2 गुणा 1.5 3, 3 गुणा 1.2, यानी कि 3.6 मीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा, घनाभ का आयतन। घनाभ के अंदर पानी भरोगे इतना पानी आएगा, लेकिन पूछा क्या लीटर में। कंसेप्ट ध्यान रखो, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर। इसको 1000 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 3600 लीटर पानी इस घनाभ में आए। कुछ है सवाल में, कुछ भी दम नहीं है मेरे भाई, आ जाओ। एक वस्तु का विक्रय मूल्य छूट के मूल्य से 120% अधिक है। पूछा है बता दो फिर इस हिसाब से विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना परसेंट। ये तो पूछा है, ज्यादा मेहनत तो है नहीं। सवाल क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस डिस्काउंट से 120% ज्यादा। 120% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 120% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/5। तो एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, हम जो उस वस्तु पर डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट से 120% ज्यादा है। यानी कि मान लो अगर वस्तु पे 5 रुपए का डिस्काउंट है, तो 5 रुपए से 6 ज्यादा है। 5 से 6 ज्यादा कितना, 11। तो भैया वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है,
पूछ क्या रहा है, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का, अंकित मूल्य का कितना परसेंट है। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, 11। वस्तु का सेलिंग प्राइस है 11, यही है 11। तो आप मुझे बताओ वस्तु का मार्क प्राइस क्या होगा, बताओ। हमने एक सामान को 11 रुपए का बेचा, ये पेन मैंने 11 रुपए का बेचा और मैंने इस पेन पे 5 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो यानी कि पेन पे क्या एमआरपी लगा रहा होगा, 16। 11 5 16, 16 में 5 कम कर दोगे, डिस्काउंट दोगे, तभी तो 11 में बेचोगे, तो पेन का एमआरपी कितना होगा, 16 आ जाएगा, ठीक है ना। यही तो पूछा है सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का, सेलिंग प्राइस 11, मार्क प्राइस 16, सेलिंग प्राइस एमआरपी का कितना, 11 बटे, लेकिन ये बताना है परसेंटेज में। सबको पता है 1 बटे 16 क्या होता है, 6.25%। तो आपसे क्या पूछा, इसका 11 गुना, है ना, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 5 आएगा ना एंड में, बात खत्म। आ जाओ, सवाल नंबर है आपके सामने क्या, 9। एक कस्बे की प्रेजेंट पॉपुलेशन 2,40,000 है। प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में जन्म दर 12% की वृद्धि और मृत्यु दर 7% की कमी होती है। 3 वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, देखो एक कस्बा है, उसमें हर साल जन्म दर है 12%, हर साल 12% बच्चे नए पैदा होते हैं, और भैया मृत्यु दर है 7%, 7% लोग मर जाते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं इस कस्बे की जनसंख्या हर साल 5% बढ़ रही है केवल। अभी प्रेजेंट में क्या दी है, 2,40,000, अभी प्रेजेंट में 2,40,000 है। तो आपसे पूछा 3 साल बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, यही सवाल है। अब देखो दो तरीके, या तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लो, या ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, है ना, या अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लो। कौन सा बता दूं सचिन, अप्रोक्स बता दे दूं है। मान लो जैसे 5% अगर हर आबादी बढ़ रही है, तो 3 साल में कितनी आबादी बढ़ जाएगी, 5-5 का सक्सेसिव, 5-5-5 का सक्सेसिव होता है 15.7625%, याद होना चाहिए, 5 और 10 का, है ना, 10-10 का 3 बार सक्सेसिव 33.1%। तो 3 साल में आबादी लगभग 15.7625%, यानी कि अप्रोक्स 16% बढ़ जाएगी। 3 साल में जो आपकी आबादी है टाउन की, वो कितनी बढ़ जाएगी, 16%। 16% से हालांकि थोड़ा सा कम है, तो 2,40,000 का 16% क्या है, 16 दूनी 32,000, और 40,000 का 16% 6400, 32,000 और 6400, 38,400 है भैया, ऐसा नहीं आएगा, 38,400 ही आएगा बच्चों। भैया पहले 2 लाख का 16% कर लो 32,000, फिर 40,000 का 16% कर लो 6400, जोड़ दो 38,400। तो 2,40,000 में 38,400 अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2,78,400 के करीब कौन सा ऑप्शन है आंसर, ठीक है ना। इससे हल्का सा कम ही रहेगा, है भाई, 2,78,000 से हल्का सा कम ही रहेगा, कौन सा ऑप्शन है, हवा में उड़ जाएगा। लिखने तक की जरूरत नहीं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो। सवाल नंबर है 10। एक दुकानदार एक वस्तु को 12% की छूट पर बेचता है। अगर उसने केवल 5% की छूट दी होती तो उसे 504 रुपए अधिक लाभ होता। इसको दुकानदार को, अगर वस्तु का क्रय मूल्य 3,000 रुपए, वस्तु का लागत मूल्य दिया है सीपी 3,000, तो क्या पूछा है, अंकित मूल्य। देखो बहुत सारे बच्चे ना फर्जी इस चीज में उलझ जाएंगे, आपको पढ़ते पढ़ते पता लग जाना चाहिए, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे। एक दुकानदार जो है वस्तु पर कितना डिस्काउंट देता है, 12%। अगर 12% की बजाय अगर दुकानदार केवल 5% डिस्काउंट देगा, यानी कि दुकानदार 7% डिस्काउंट कम देगा। अगर दुकानदार 12% की बजाय केवल 5% डिस्काउंट देगा, 7% डिस्काउंट कम देगा, तो अपने कस्टमर से वो पैसा ज्यादा लेगा। दुकानदार डिस्काउंट कम करेगा तो कस्टमर से पैसा ज्यादा लेगा, उसी की वजह से दुकानदार को 504 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। यानी कि डिस्काउंट का 7% किसके बराबर है, डिस्काउंट का 7% ही 504 रुपए के बराबर है। और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर, यानी कि मार्क प्राइस का 7% सीधा 504 नहीं आ गया, तो मार्क प्राइस का 1% कितना आ गया, 7,749 और 7 दूनी 14। तो अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य 100% कितना आ गया, 2 जीरो चुपका दो 7200 रुपए। यही तो पूछा था, इससे बेहतरीन तरीका है कोई करने का, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है।
सवाल नंबर आपके सामने है 11। रवि और राज 200 मीटर की एक रेस में भाग ले रहे हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको सवाल कराता हूं ना, मेरे कोई इतनी मेहनत नहीं करता, सब ना बच्चों को अंधेरे में रखते हैं, हल्के हल्के मीठे मीठे सवाल करा देते हैं। बच्चा कुछ उसका मैं भी जीडी पार, अब पेपर में बच्चा ही पार हो जाता है ना, क्योंकि वो इस लेवल की पढ़ाई नहीं करते बच्चे। तकलीफ होती है, तकलीफ है तो झेलो, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। वो 3-4 सवाल हैं जिनकी वजह से सिलेक्शन रुकता है। किसी बच्चे का सिलेक्शन जो है 50 सवाल की वजह से नहीं रुक रहा, 3-4 सवाल की वजह से। वो कौन से? ऐसे ही। रवि और राज 200 मीटर की रेस में भाग ले रहे हैं। रवि कितने 25 सेकंड में पूरा करता है, राज को 30 सेकंड लगते हैं। रवि राज से कितने अंतर से आगे निकल जाएगा? ठीक है, दो लोग हैं भैया, रवि और, एक रेस दौड़ रहे हैं, कितनी की? 200 मीटर की। तो रवि ये रेस पूरी कर लेता खटाक से कितने सेकंड में? 25 सेकंड में। जबकि राज जो है वो लगाता है 30 सेकंड। यानी कि रवि रेस पूरी कंप्लीट करके पहले पहुंच जाएगा, राज बाद में पहुंचेगा, राज हार जाएगा। तो पूछा रवि राज को कितने अंतर से हराता है, तो राज हार गया। राज को रवि से 5 सेकंड ज्यादा लगे, यानी कि राज ये रेस 5 सेकंड से हार गया है कि नहीं सचिन? रवि राज कितना दौड़ते हैं? 200 मीटर। राज 30 सेकंड में रेस खत्म करेगा 200 मीटर की, और राज कितने सेकंड से हारा है? 5 सेकंड से। तो अगर 30 सेकंड में 200 मीटर जा रहा है तो 5 सेकंड में कितना जाएगा? 30 को 6 से भाग देंगे 5 आएगा, तो 200 मीटर को 6 से भाग देंगे 200/6 मीटर। यानी कि राज, देखो रवि तो 25 सेकंड में पहुंच गया, राज को भी 5 सेकंड और लगेंगे रेस पूरी करने में, तो वही तो हारा 5 सेकंड। 5 सेकंड में राज डिस्टेंस कितनी जाएगा? 200/6, यानी कि 100/3, यानी कि 33.33 मीटर अप्रोक्स। यानी कि राज 33.33 मीटर से हार गया, या मैं कहूं रवि 33.33 मीटर के अंतर से जीत गया। है कि नहीं मस्त सवाल? अरे जितना मस्त सवाल है उससे कहीं ज्यादा तरीका अच्छा है, कुछ नहीं निकालना पड़ा यहां पे हमें। है कि नहीं सचिन? निम्नलिखित में कौन सी संख्या संभवतः एक पूर्ण वर्ग हो सकती है? मैं तो अपनी मर्जी से नहीं करा रहा, मैं तो वो सवाल करा रहा हूं जो आए हैं। ये ऑप्शन से करने के लिए ही सवाल दिया कि 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सा वर्ग हो सकता है। आपको यहां वर्ग निकाल के नहीं चेक करना। एक बार बताऊं, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर आप नंबर लिखोगे, तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक ना तो कभी 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 और 8 पॉसिबल नहीं है। तो यहां 2 आ रहा है, अगर एंड में 2 आ रहा है तो किसी संख्या का वर्ग हो ही नहीं सकता। एंड में 8 आ रहा है, ये हो ही नहीं सकता। एंड में 3 आ रहा है, ये किसी संख्या का वर्ग हो ही नहीं सकता। एंड में 6 आ रहा है और लास्ट में 36 भी, ये पॉसिबल हो सकता है। मतलब इतना ही था, कुछ मेहनत है ही नहीं बच्चों इस सवाल में। आ जाओ। 14 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है 100, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सीचसल पुरी द्वार 25। अभी कुछ ही दिन पहले पेपर हुआ, हफ्ता भर भी नहीं हुआ अभी। कोई मेरे प्यारे भाई इतना लेटेस्ट अपडेटेड आदमी नहीं है हमारे अलावा जितना जल्दी हम आपको करवा रहे हैं। देखो 14 लगातार सम संख्याएं 2-2 के गैप पे होंगी, सम 2, 4, 6, 8, 10 ये सम संख्या होती है, उनका एवरेज 107 है। यानी कि 107 क्या होगा? मिडिल नंबर, बीचों बीच की संख्या। तो 14 लगातार सम संख्याएं हैं, 14 लगातार, यानी कि 107 के आगे भी जो 7 होंगी, 107 से पीछे भी 7 होंगी। तो 107 से जस्ट पहले वाला इवन नंबर कौन सा है? 106। 107 के जस्ट आगे वाला इवन नंबर कौन सा है? यानी कि 107 के आजू बाजू ये रहे होंगे। ठीक है बच्चों, इसके आगे 7 इवन नंबर, इससे पहले 7 इवन नंबर है। एक तो मुझे पता चल गया 106, यानी कि इससे पहले कितने इवन नंबर होंगे? 6 इवन नंबर होंगे। सबसे छोटी पूछा है ना, 106 से पहले 6 इवन नंबर होंगे, और एक इवन नंबर 2-2 के गैप पे होता है। 2, 4, 6, 8, 10, 2-2 जोड़ के आएगा। तो 106 से कितना कम कर दूंगा? 106 से 12 कम कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 94। तो सबसे छोटी इवन संख्या क्या आ जाएगी? सम संख्या 94। तो इससे आसान है कुछ? सवाल नंबर है 14।
दो कार एक सिटी एम से दूसरे सिटी, दो कारें हैं, एक सिटी एम से और दूसरे सिटी एन से, जो एक दूसरे से 450 किलोमीटर दूर है, एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती हैं। पहली कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। वो एक ही टाइम पर चलना शुरू होती हैं, एक साथ चलना शुरू होती हैं। तो पूछा है शहर एम से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखो यहां इस सवाल को करने के दो तरीके हैं कि आप पहले पता कर लो कि दोनों कार कितने टाइम बाद मिलेंगी, फिर डिस्टेंस निकाल लो, या डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल लो। चलो ये हालांकि इस सवाल का तो डेटा भी आसान है, दोनों ही तरीके ठीक है। मान लीजिए मेरे भाई कि ये है शहर एम और ये है सिटी एन, यही तो है। ये दोनों सिटी एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? 450 किलोमीटर की दूरी पर है। दो कार यहां से चलना शुरू करती हैं एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर दो कार चलना शुरू करी, खटक बीच में मिली, तो दोनों सेम टाइम तक चली होंगी। दोनों कार ने चलना शुरू किया, खटक खटक बीच में मिली, दोनों सेम टाइम तक चली होंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बोला ना एक ही समय पर चलना शुरू करते, एक साथ चलना शुरू किया, एक साथ बीच में मिली। भैया पहली कार ये, दूसरी कार ऐसे चल के यहां बीच में मिली, तो दोनों ही कारों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है इस समय मिलने तक। अगर टाइम सेम है तो सबको कौन से पता है कि जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो होगा। दोनों कार की स्पीड है 50 और 40, यानी कि दोनों कार की स्पीड का रेशियो 5:4 है। तो इन दोनों कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसका रेशियो भी 5:4 ही होगा। यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी है? 5 4 9 की वैल्यू सवाल में कितनी है? यानी कि 50 गुना। तो पूछा एम से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो ये रहा सिटी एम। एम से कितनी दूरी पर दोनों कार मिली, डिस्टेंस आपको बतानी है। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 250 किलोमीटर पर। हालांकि मैंने आपको लिख के बताया बहुत गलत बात है, ये किस में करना था? माइंड में करना था, सवाल कुछ भी नहीं लिखना था इसमें। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 15। बताओ शराब से भरे एक पीपे से 3 लीटर शराब निकाली जाती है, फिर उसमें पानी भर दिया जाता है। एक बर्तन है, 3 लीटर शराब है। आज पूरी रात मूड बनाएंगे पंजाबी, ठीक है भाई। तो वापस 3 लीटर शराब निकाली, वहां की जगह क्या कर दिया? अच्छा बर्तन में शराब भरी हुई, 3 लीटर शराब निकाली और उसकी जगह 3 लीटर पानी भर दिया। इस प्रोसेस को 2 बार और दोहराया, फिर दोबारा 3 लीटर, अब तो मिक्सचर निकलेगा, फिर उसकी जगह 3 लीटर पानी मिलाया, फिर 3 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर 3 लीटर पानी मिलाया। अब बर्तन में बची शराब और पानी का रेशियो कितना है? 8 रेशियो। तो पूछा है हाउ मच वाइन डिड द कास्क होल्ड ओरिजिनली। कास्क में ओरिजिनली कितनी प्योर वाइन थी, यही सवाल है। देखो बच्चों हमारे पास एक प्योर वाइन से भरा हुआ बर्तन है, हम उसमें से 3 लीटर निकाल रहे हैं और उसकी जगह बार बार पानी मिला रहे हैं। और ऐसा करने के बाद बर्तन में बची हुई वाइन और वाटर का रेशियो कितना है? 8 रेशियो। यानी कि वाइन कितनी है? 8। तो टोटल मिक्सचर कितना हुआ फिर? 3 बार ये प्रोसेस करने के बाद वाइन और वाटर का रेशियो 8:19 है, तो टोटल मिक्सचर कितना आएगा? वाइन प्लस वाटर यानी कि 27। यानी कि टोटल मिश्रण है 27, उसमें से वाइन कितनी बची है? तो 3 प्रोसेस के बाद बर्तन में बची हुई वाइन और टोटल मिश्रण की मात्रा का अनुपात है। ये हमने 3 बार जब रिप्लेस किया है, तो एक बार रिप्लेस करने के बाद बर्तन में बची हुई वाइन और टोटल मिक्सचर का अनुपात क्या आएगा? क्यूब रूट, इसका घनमूल ले लेंगे, तो 8 का क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट, ये आ गया 2/3। एक बार रिप्लेस करने के बाद बर्तन में कितनी वाइन बचती है? 2/, अगर 2/3 वाइन बचती है तो आप कितना रिप्लेस कर रहे हो? 1/3 है भैया। 1/3 मिक्सचर आप निकाल के रिप्लेस कर रहे हो, 1/3। एक में से 1/3 निकालोगे तभी तो 2/3 बचेगा। यानी कि टोटल सॉल्यूशन अगर 3 है तो आप उसमें से हर बार कितना रिप्लेस कर रहे हो और कितना निकाल के रिप्लेस कर रहे हो? 3 लीटर। तो टोटल सॉल्यूशन कितना है? बताओ। ये बेस्ट तरीका, कुछ रटना नहीं है मेरे भाई, लेकिन आपको एक बार पढ़ना तो पड़ेगा, ये है सचिन, सीखना तो पड़ेगा भाई, तभी तो कर पाओगे। बताओ किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की संख्या है। द नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं?
देखो कंसेप्चुअल सवाल है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की संख्या, जैसे मान लो ये 2 और 3 क्या है, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर है। 2 और 3 के बीच कितने रैशनल नंबर आएंगे? इनफाइनाइट कितने भी आ सकते हैं भाई। जैसे 2 और 3 के बीच में 2.1 आ जाएगा, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 आ गए, ये सब रैशनल ही है। 2 और 2.1 के बीच में भी तो आ सकता है 2.01, 2.02, 2.03, फिर उनके बीच में भी 2.001, 2.002, है ना। तो इनफाइनाइट आ सकते हैं कि नहीं? तो किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। समझ में आया ना भाई? 17वां सवाल, m से n का रेशियो 5:11 है, n से p का रेशियो 2:5 है। तो आपसे पूछा है m रेशियो n रेशियो p, यही सवाल है। रेशियो देके रेशियो पूछा है तो काहे को आपको परेशान होना भाई, सीधा रेशियो से करो ना। m n का रेशियो 5:11 है, 5:11 आना चाहिए। ये 5:11, ये 5:11 नहीं है, ये 15:22, 5:11 नहीं है, 10:22, 2 से कट गया 5:11, दो ऑप्शन में फंस गए। n से p का यानी कि आखिरी दो संख्याओं का रेशियो कितना होना चाहिए? 2:5। यहां देखो ये 11 2 है, 2:5, यानी कि आंसर क्या है? देखो 22 रेशियो 55, 11 से कट जाएगा, ये 2 रेशियो 5 आ गया, खत्म। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 18। एक आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है, अगर वह अपनी स्पीड बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो उतनी ही दूरी यानी कि सेम डिस्टेंस जाने में 30 मिनट समय कम लगता है। दूरी कितनी है? समझ में है ना? देखो आपको यहां पे स्पीड तो दी हुई है, समय अगर पता लग जाए तो दूरी आ जाएगी, कोई दिक्कत इसमें? देखो बच्चों बहुत अच्छा सवाल है। एक आदमी अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर, एक आदमी कितने की स्पीड से चलता है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो आदमी अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर कितनी कर देता है? 8 किलोमीटर पर आवर कर देता है, लेकिन डिस्टेंस सेम जा रहा है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है। स्पीड 5 से 8 होगी, स्पीड का रेशियो है 5:8। आदमी को जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो रिवर्स होना चाहिए बच्चों, 8:5। नहीं कि पहले 8 यूनिट समय लगता था, तो अब आदमी को कितना समय लगता है? तो आदमी को 3 यूनिट समय कम लगता है। सवाल में सर आदमी को कितना समय कम लगता है? तो 3 की वैल्यू आ गई 30 मिनट, तो कहीं से भी कर लो, चाहे यहां से चाहे यहां से। तो 8 की वैल्यू कितनी आ गई? 80 मिनट। 80 मिनट को आप घंटे में लेको तो 80 को 60 से भाग देंगे, 20 चौक 80, 20 तिया यानी कि 4/3। यानी कि हम ही कह सकते हैं जब आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 4/3 घंटे में डिस्टेंस पूरी जाता है। तो वो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मेरे भाई? स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4/3 घंटे में, यानी क्या आएगा? 20/3। 20/3 तो सबको पता है 6.6666 किलोमीटर। क्या आ गई? डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर यहां पे, कोई दिक्कत? आसान सवाल है, रेशियो से बिल्कुल इजीली हो जाएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 12 है और उसकी त्रिज्या है 5, तो इसकी त्रियक ऊंचाई और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अगर शंकु की हाइट 12 है, त्रिज्या 5 है, तो शंकु की त्रियक ऊंचाई जो होगी वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आएगी। 12 और 5 का ट्रिपलेट 13 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रियक ऊंचाई होगी 13। याद कर लो 5, 12, 13, तो 13 वाले यानी कि 2 ऑप्शन हट गए। त्रियक ऊंचाई तो 13 सेंटीमीटर आएगी। अब आपको क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया। अब शंकु के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला πRL, तो आंसर तो लगभग में है, तो पाई की जगह क्या ले लो आप? 3.14। रेडियस कितनी है और स्लैंट हाइट कितनी है? ठीक है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं। 13 पंजे 65, 65 की 3 में गुणा करेंगे तो 65 थी 195, तो 195 से हल्का सा बड़ा आएगा, यानी कि 404 वाला आंसर नहीं है। तो आंसर कौन सा हुआ फिर? पहला वाला हुआ। ठीक है, तो जब ने क्या आप गधों की तरह पूरी गुणा करते रहो, यही आपको पेपर में करना भी है कि नहीं सचिन? चलो राजी खुशी आज के टेस्ट का आखिरी सवाल करते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए
तो इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि मैदान का क्षेत्रफल स्थिर रहे। ये तो अपन लोग रेलवे वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे थे ना, आता ही आता है, सबको पता है मेरे भाई कि ये आयताकार मैदान है। अगर किसी मैदान की लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों L गुणा B। अब हमने आयताकार मैदान की लंबाई 25% बढ़ा दी, जिसका मतलब हो गया 1/4, यानी कि लंबाई अगर पहले 4 थी तो 4 से बढ़ा के 5 कर दी, और एरिया हम चाहते हैं क्या रहे, सेम। तो हाइट को चौड़ाई को उल्टे अनुपात में बदलना पड़ेगा। दो संख्याओं की गुणा सेम है तो एक संख्या जिस रेशियो में बदलेगी दूसरे उसके, तो लंबाई अगर 4 से 5 कर दी तो चौड़ाई को उल्टा 5 से घटा के कितना करना पड़ेगा, चौड़ाई कितनी कम करनी पड़ेगी, 1/, यानी कि 20% कम करनी चाहिए। डी ऑप्शन। ये मैंने बिल्कुल बेसिक वाला तरीका बता दिया मेरे भाई, है ना। चलो ठीक है, तो भाई यही आपके पेपर का लेवल होने वाला है। अगर आप इस तरह के सवाल भी नहीं कर पाते, इनमें भी फंसते हो, तो आपको अपने आप को बहुत मेहनत करने की जरूरत, बहुत सुधारने की जरूरत है। और इन टेस्ट का एक ही पर्पज़ है कि वो लेटेस्ट सवाल जहाँ तक बच्चा नहीं पहुँच सकता, बच्चे के पास तो सारी शिफ्ट की PDF तक नहीं है बच्चों, उसके पास चैप्टर वाइज सवाल नहीं है, ठीक है, तो फिर वो कहाँ से प्रैक्टिस कर पाएगा, उसका काम मैं आसान कर रहा हूँ। तो सारे लेटेस्ट सवाल करवाने की जिम्मेदारी मेरी है छाट छाट के, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, अब एक और नया पेपर सॉल्व करेंगे GD के लिए। धन्यवाद, बाय।